नमस्कार, सभी का स्वागत है। बीए एनईपी थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं और उन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान विषय को चयन किया है, उनका जो प्रैक्टिकल है, आज हम फाइल किस तरह से वो फाइल तैयार कर सकते हैं, आज वो पूरी की पूरी फाइल हम देखेंगे, जिसका टाइटल है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, इसका कोड है आपका A060503P। तो सबसे पहले है इसमें सरकारी नीति। सरकारी नीति क्या होती हैं? सरकार द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए निर्णयों, योजनाओं और कार्यक्रमों का एक समूह। यानी कि सरकार के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार बनाती है, जितने भी कार्यक्रम सरकार बनाती है या जितने भी निर्णय सरकार लेती है, वो सारे के सारे सरकार की नीति के अंदर ही आते हैं। यह नीति सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने, सार्वजनिक यानी कि सभी का हित को बढ़ावा देने और व्यक्ति और संगठनों के व्यवहार को निर्देशित करने का काम करती हैं। सरकारी नीति का दायरा व्यापक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। और सरकार की नीति की जो परिभाषा है उस पर हम एक बार वो कर लेते हैं कि क्या होती है। तो सरकारी नीति की परिभाषा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों का एक समूह जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, सरकारी नीति कहलाती है। उसके बाद है सरकारी नीतियों का जो दायरा है, यानी कि इनकी पहुंच कहाँ तक है। तो सबसे पहले है इसमें शिक्षा। बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना, ये सरकार की नीति मानता है। दूसरा है स्वास्थ्य। सार्वजनिक यानी कि सभी का जो स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी को रोकना और स्वस्थ सेवा प्रदान करना, ये दूसरा इसका दायरा है कि ये स्वास्थ्य से यानी कि हेल्थ से भी संबंधित है। तीसरा है अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना और असमानता को दूर करना। चौथा है इसमें पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। इसके बाद है सुरक्षा। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराध को रोकना। और छठा है इसमें सामाजिक कल्याण, यानी कमज़ोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि बुजुर्गों, बच्चे और विकलांग व्यक्ति। तो ये सारे के सारे कार्य जो है सरकारी नीति के अंदर ही आते हैं, यानी कि शिक्षा हो गया, इसमें स्वास्थ्य है आपका, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण। इसके बाद है सरकारी नीति कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला है इसमें आर्थिक नीति, यानी कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए ली गई कार्रवाई या बनाए गए नियम या बनाई गई नीति, जैसे कि कर नीति है, यानी कि टैक्स नीति। दूसरा है मौद्रिक नीति, यानी कि मौद्रिक पॉलिसी। और इसमें और है इसका राजकोषीय नीति। तो ये हो सकती है इसकी आर्थिक नीति। दूसरा है सामाजिक नीति। सरकार द्वारा सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाई, जैसे कि शिक्षा नीति हो गया, इसमें स्वास्थ्य नीति हो गया, सामाजिक कल्याण नीति। ये तीनों की तीनों जो आती हैं आपके सामाजिक नीति के अंदर आती। उसके बाद है पर्यावरण नीति। सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए की गई कार्रवाई, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास। और लास्ट में है सुरक्षा नीति। सरकार द्वारा देश की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई, जैसे कि रक्षा नीति और कानून व्यवस्था। तो ये आपके टाइप हो गए हैं। आर्थिक नीति होगी, सामाजिक नीति, पर्यावरण नीति और सुरक्षा नीति। इसके बाद है सरकारी नीति इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो है कि सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना। नीति सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। दूसरा है सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना। नीति सार्वजनिक हित को बढ़ावा देती है और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। व्यवहार को निर्देशित करना। नीति व्यक्तियों और संगठनों के व्यवहार को निर्देशित करती है, जिससे समाज अधिक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित हो सकता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और रोजगार और आय और जीवन स्तर में सुधार करती हैं। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। नीति सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं, जो कमजोर समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करती हैं।
समाज में समस्याओं का समाधान, इनके द्वारा जो समाज में समस्याएं आती हैं उनका समाधान होता है। सार्वजनिक नीति का अध्ययन समाज में विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करता है, जैसे कि गरीबी को आप कैसे ख़त्म करोगे, गरीबी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद असमानता कि भाई एक जाति दूसरी जाति के साथ समान क्यों नहीं है, एक जाति ऊंची है और एक जाति नीची है, तो समाज में ये भी एक बुराई है असमानता की, तो इसको कैसे ख़त्म करें। स्वास्थ्य देखभाल भी है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को बीमारियाँ लग रही हैं, तो उनका समाधान किस तरह से हो। उसके बाद इसमें शिक्षा कि सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। पर्यावरण, जिस पर्यावरण में आप रह रहे हो, पर्यावरण में जो आप वायु अंदर ले रहे हो वो शुद्ध है या नहीं है। और अपराध, जो अपराध लोग कर रहे हैं तो वो अपराध कैसे कम हो। इसके बाद प्रशासन में सुधार, सार्वजनिक नीति का अध्ययन सरकारी प्रशासन में सुधार करने और नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है। नागरिकों की भागीदारी, सार्वजनिक नीति का अध्ययन नागरिकों को सरकार की नीतियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट में इसमें है ज्ञान का विस्तार, सार्वजनिक नीति का अध्ययन समाज में ज्ञान को व्यापक रूप से बढ़ावा देता है और विभिन्न मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। तो ये जो हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर थे कि भाई जो सार्वजनिक नीति हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। एक है कि जो अध्ययन का क्षेत्र है आपका, जो सार्वजनिक नीति का जो उभरता हुआ क्षेत्र है, तो ये इतना उभरता हुआ क्षेत्र क्यों है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक नीति अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर नीतियाँ बनाने, लागू करने और मूल्यांकन करने में शामिल है। इसमें विभिन्न विषयों जैसे कि राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून, सार्वजनिक प्रशासन शामिल है। सार्वजनिक नीति का अध्ययन समाज में समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के लिए बहुत विषयक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सार्वजनिक नीति अध्ययन के प्रमुख पहलू, पहला है इसमें नीति विश्लेषण, नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करना और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। नीति निर्माण, नीतियों को डिजाइन करना और उनको बनाना या उनका निर्माण करना। नीति का क्रियान्वयन, यानी कि नीतियों को लागू करना, नीतियों को लागू करना और उनका प्रबंधन करना। नीतियों का मूल्यांकन, नीतियों के परिणाम का मूल्यांकन करना कि जो उन्होंने योजना बनाई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करना कि वो कितने प्रभावी तरीके से लोगों के ऊपर लागू की जा रही है। सार्वजनिक नीति के मुद्दे, इसमें आप मुद्दे जानते हैं, एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का अध्ययन इसके अंदर हम कर सकते हैं। भारत में वैश्वीकरण नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रभाव कि जो है हमारी नीतियों से जो पूरे विश्व पर जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण ने भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया पर कई तरह से प्रभाव डाला है, जिसमें आर्थिक नीति से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव शामिल है। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया है, जिससे विदेशी निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ा है। यानी कि अगर हम ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जो वर्ल्ड वाइडली सभी लोग सहमत होते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में दूसरे देशों का पैसा आएगा, दूसरे लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए भी आ सकते हैं, घूमने के लिए आएंगे। तो इस तरह की नीतियाँ होंगी और दूसरे देशों से हम टेक्नोलॉजी को भी हमारे अंदर, या हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को उनकी टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वैश्वीकरण का नीति निर्माण पर प्रभाव क्या पड़ सकता है। आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है कि वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार दिया है, जैसे कि उदारीकरण। सभी जानते हैं कि भाई अगर उदारीकरण होगा तो अगर जितना भी जो उदारीकरण होगा वो देश के लिए भलाई का ही काम करेगा, क्योंकि अगर आपको एक ही विंडो पे सभी चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके देश में ही व्यापार बढ़ेगा और आपके देश में जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा है निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी, इससे विदेशी व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग विकसित हुए हैं या हम ही डेवलपमेंट की तरफ बढ़े हैं। दूसरा है सामाजिक नीतियों।
वैश्वीकरण ने सामाजिक नीतियों को भी प्रभावित किया है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन। वैश्वीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों को उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंचने का अवसर मिला है। राजनीतिक नीतियां हो सकती हैं इसमें। वैश्वीकरण ने भारत की राजनीतिक नीतियों को प्रभावित किया है, जिससे कि विदेशी संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सुरक्षा, इससे भारत को वैश्विक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया है। पर्यावरण नीति जो है इसकी वैश्वीकरण ने पर्यावरण नीतियों को प्रभावित किया है, जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। इसने पर्यावरण को अनुकूल प्रौद्योगिकी और वैश्विक पर्यावरण नीतियों को साझा करने में मदद की है। सांस्कृतिक नीतियां हैं। वैश्वीकरण ने भारत की सांस्कृतिक नीतियों को प्रभावित किया है, जैसे कि भाषा, कला और संस्कृति। इससे विदेशी संस्कृति प्रभावों को बढ़ाया है, जो भारतीय समाज में सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं। जो सरकार की नीतियों के प्रमुख निर्धारक हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो नीतियाँ किन कारणों की वजह से वो नीतियाँ बनती हैं। तो सरकारी नीति के प्रमुख निर्धारक कई कारक होते हैं, जिनमें आपका जनता हो गया, जो सामान्य जनसंख्या, जो सामान्य जनमत होता है। दूसरा है आर्थिक स्थितियाँ, कि भाई देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक गतिविधियाँ, हित समूह हैं, तकनीकी परिवर्तन शामिल हैं। इन कारकों का नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो पहला है इसमें वो है जनमत। जनता की राय और भावनाएं नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि सरकार को जब आप चुन रहे हो तो सरकार जो नीतियां बनाएगी वो आपकी राय से ही बनाएगी, क्योंकि आपने ही अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है। अक्सर जनमत सर्वेक्षणों और अन्य तरीकों का उपयोग करती है, ताकि यह पता चल सके कि जनता को क्या चाहिए और क्या पसंद है। आर्थिक स्थितियाँ जैसे कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास नीति निर्माण को प्रभावित करती हैं। सरकारें आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाती है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, हित समूह और राजनीतिक दल भी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये समूह सरकार को विभिन्न नीतियों पर दबाव डाल सकते हैं और अपनी मांगे को आगे रख सकते हैं। हित समूह ऐसे जैसे कि व्यापारिक संघ, पर्यावरण समूह और नागरिक अधिकार समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। वे सरकार को अपनी मांगों को आगे रखने और नीतियों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तकनीकी परिवर्तन भी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। जैसे ही नई तकनीकें विकसित होती हैं, सरकारें इन तकनीकों के प्रभाव को संबोधित करने के लिए नीतियाँ बनाती है। इन निर्धारकों का नीति निर्माण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे सभी चरण जैसे कि एजेंडा निर्धारण, नीति निर्माण, अंगीकरण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। अब जो नीतियाँ बनाई हैं सरकार ने, उनका मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन का मतलब है कि हम उनको जांच रहे हैं कि वो नीतियाँ कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। सरकार नीति मूल्यांकन का मतलब है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं और अपने लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरीके से प्राप्त कर रही हैं, इसका मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि नीतियाँ क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, और उनकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, कि जो नीतियाँ सरकार ने बनाई हैं उनको अच्छी तरह से लागू करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो जो नीतियाँ बनाई हैं उनका हम मूल्यांकन किन बिंदुओं से कर सकते हैं। पहला है इसका प्रभावशीलता का आकलन करना। यह मूल्यांकन करता है कि नीतियाँ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही हैं या नहीं। तर्क संगतता, नीति की प्रक्रिया और परिणामों का विश्लेषण करके नीति की तर्क संगत बनने में मदद करता है। सीखने और सुधार, नीति मूल्यांकन के परिणामों से नीति निर्माताओं को नीतियाँ सुधारने और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। जवाबदेही,
नीति मूल्यांकन से नीतियों के लिए जवाबदेही बनती है और यह सुनिश्चित करती हैं कि नीतियाँ जनता के प्रति जवाबदेह हैं। पारदर्शिता मूल्यांकन प्रक्रिया नीतियों के बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करती है और नीति निर्माताओं और जनता के साथ संवाद करने में मदद करती है। संसाधन आवंटन मूल्यांकन से पता चलता है कि सरकारी संसाधनों का आवंटन कैसे किया जा रहा सकता है ताकि वे सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किए जा सकें। नीति मूल्यांकन के प्रकार। पहला है प्रक्रिया मूल्यांकन। यह मूल्यांकन करता है कि नीति को लागू कैसे किया गया है और इसे ठीक से लागू किया गया है। परिणाम मूल्यांकन। यह मूल्यांकन करता है कि नीति ने क्या परिणाम प्राप्त किए हैं और वे क्या वांछित परिणाम थे। आर्थिक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन करता है कि नीति के आर्थिक लाभ और लागत क्या है। सामाजिक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन करता है कि नीति ने समाज पर क्या प्रभाव डाला है। नीति मूल्यांकन के लाभ। एक तो है कि बेहतर नीति आप बना सकते हैं। दूसरा है कि जो संसाधन है आपके पास, जो संसाधन निश्चित होते हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास पानी और आपके पास जो है ज़मीन, आपके पास जो है कोयला, आपके पास जो है बिजली पर्याप्त मात्रा में है, तो वो किस किस को कितना कितना मिलना चाहिए, ये आप जो है इसका मूल्यांकन आप तभी कर सकते हो जब आपने कोई नीति बनाई है। तो उन नीतियों से आपको पता चलेगा कि आपको किसको कितना चीज़ देना चाहिए। तो मूल्यांकन से सरकार को अपने संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित करने में मदद मिलती है। तीसरा है इसमें जवाबदेही। मूल्यांकन से सरकार को अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाया जा सकता है कि जब हमने सरकार चुनी है तो सरकार को हमें जवाब देना पड़ेगा कि वो इतने गलत कदम क्यों उठा रही है, अगर उसने कोई ऐसा गलत कदम उठाया है तो। और चौथा है इसमें सीखना। मूल्यांकन से सरकार को नीतियों के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलती है। सुशासन, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएं, यानी कि जो आप एक तो आपका जो शासन होना चाहिए वो सुशासन होना चाहिए, अच्छा शासन होना चाहिए। दूसरा इसमें जो आपने नीतियाँ बनाई हैं उनको आप किस तरह से लागू करोगे, उनको लागू करने में जो बाधाएं सामने आती हैं। तो सबसे पहले सुशासन, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में कई बाधाएं हैं, जैसे जिनमें है भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही मतलब कि लेट लतीफ़ करना किसी काम को, पारदर्शिता में कमी और नागरिक भागीदारी की कमी शामिल है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने, नौकरशाही प्रक्रिया को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को नीति निर्माण में शामिल करने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी की सारी बाधाएं थी। तो प्रमुख बाधाएं हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। पहला, भ्रष्टाचार के बारे में आप लिखो कुछ कि भ्रष्टाचार नीति निर्माण और क्रियान्वयन में एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को दूषित करता है और धन को गलत हाथों में जाने देता है। लाल फीताशाही का मतलब है कि नौकरशाही प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है, कि मान लीजिए एक फ़ाइल पहले किसी के ऑफिसर के पास जाएगी, फिर दूसरे ऑफिसर के पास, फिर तीसरे के पास। तो अगर कोई अच्छा निर्णय है तो उसे लागू करने में काफ़ी समय लगता है, कि सरकार ने कोई अच्छी पॉलिसी बना दी तो अगर उसको जनता के ऊपर लागू करना है तो वो एकदम से लागू नहीं होती, उसमें भी टाइम लगता है। तो यही है नौकरशाही, जिससे नीति निर्माण और क्रियान्वयन में देरी होती है और दक्षता कम हो जाती है। पारदर्शिता में कमी, नीतियों की जानकारी नागरिकों तक नहीं पहुंचती है, जिससे उन्हें सरकार की गतिविधियों पर भरोसा नहीं रहता है। नागरिक भागीदारी की कमी, नागरिकों को नीति निर्माण में शामिल नहीं किया जाता है, जिससे उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती और नीतियाँ उनके हितों से मेल नहीं खाती। व्यवस्था में विश्वास की कमी, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण नागरिकों को व्यवस्था पर विश्वास कम होने लगता है। राजनैतिक हस्तक्षेप से नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे नीतियाँ प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। कानूनों को कमज़ोर क्रियान्वयन भी सुशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का हाशिया पर होना, यानी कि वो लोग जो पिछड़े हुए हैं या जो लोग गरीब हैं, तो वो जो है उस लाइन से बहुत पीछे हैं, उनकी तो आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग विकास की प्रक्रिया में
हाशिए पर हैं या बहुत दूरी पर हैं। इन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी लिख सकते हैं आप कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए या सख्त नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। नौकरशाही प्रक्रिया को सरल बनाना, नौकरशाही प्रक्रिया को सरल बनाना और समय बचत बनाया जाना चाहिए। पारदर्शिता को बढ़ाना, नीतियों की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि उनमें पारदर्शिता भी आए और लोगों को उन सरकार के ऊपर भरोसा भी रहे। नागरिक भागीदारी को बढ़ाना, नागरिकों को नीति निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके और नीतियों उनके हित में मेल खा सके। इन बाधाओं को दूर करने के और भी कुछ उपाय हैं, जैसे कि व्यवस्था में विश्वास बढ़ाना, कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू करना और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रयास। तो ये सारे के सारे भी पॉइंट हैं जो कि नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेंगे। इनको भी आपको नोट कर लेना है। और आगे जो है वो है वास्तविक सार्वजनिक नीति निर्माण में संसद की, यानी कि जो नीतियाँ बन रही हैं तो उसमें जो आपकी पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसकी क्या भूमिका है। संसद वास्तविक सार्वजनिक नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीति को अंतिम रूप देने और लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है, लेकिन यह नीतियों की समीक्षा, बहस और उनमें संशोधन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसद में निर्वाचित सदस्य विभिन्न समितियों में काम करते हैं जो नीतियों की विस्तृत जांच और निर्णय लेने में विशेषज्ञता प्रदान करती है। नीति निर्माण में विधायिका की भूमिका, संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है और यह उन नीतियों को मंजूरी देती है जो जनता के लिए लागू होती हैं। संवैधानिक प्रक्रियात्मक उपकरण, संसद को नीति निर्माण संस्था से अधिक एक संवैधानिक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए जो सरकार के निर्णयों को मान्य करता है। संसदीय समूह का महत्व, संसद में नीतियों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए संसदीय समूह को निर्णय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समितियों का उपयोग, विभिन्न समितियों में शक्तियों के वितरण से नीतियों का विस्तृत मूल्यांकन होता है और निर्णय लेने में विशेषज्ञता मिलती है। संसद और सरकार का संबंध, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ संबंध, कार्यपालिका नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों को लागू करती है। न्यायपालिका भी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह कानून की व्याख्या करती है और उसकी वैधता की जांच करती है। नीति निर्माण प्रक्रिया, सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में समस्या की पहचान, वैकल्पिक उपायों का विकास, नीतियों का मूल्यांकन और उनका क्रियान्वयन शामिल है। संसद और सार्वजनिक हित, संसद जनता की उच्चतम आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और बेहतर जीवन यापन, गरिमा एवं सामाजिक समानता प्राप्त के लिए उनकी प्रबल इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। संक्षेप में, संसद वास्तविक सार्वजनिक नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीतियों को अंतिम रूप देने और लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ जनता के हितों के अनुरूप हों। आज की वीडियो में यहीं तक, और आप इस तरह से अपनी फ़ाइल को तैयार कर सकते हैं। जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं या जो भी मैंने बिंदु आपको दिए हैं, सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ये आपकी एक पूरी फ़ाइल है, ये भी फ़ाइल आप तैयार कर सकते हैं। एक दूसरी और फाइल मैं भेजूँगा आज, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने कुछ फैक्ट भी लिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो नीतियाँ सरकार बना रही है वो कितना लागू हो रही हैं। कुछ नीतियों का भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो एक है सर्व शिक्षा अभियान, फिर है मनरेगा जिसमें जो है लोगों को रोज़गार गवर्नमेंट देने की बात करती है। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं बनाती है, टीकाकरण होता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो नीतियां बनती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, जनता के फ़ायदे के लिए। आज की वीडियो में यहीं तक, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए, और अपनी फाइलें तैयार कर लें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा मिल सके।